नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से खबरों की एक्सप्रेस 100 की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह को करेंगी संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। समाज सेवी रयुको हीरा द्वारा प्रदत्त ये कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा संगठन है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। इसकी स्थापना साल 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होंगे। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के तौर पर स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल समावेशन और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत के कुल 134 बैठकों और कार्यक्रम की मेजबानी की है, जिसमें 14 मंत्री स्तरीय बैठकें हैं। मुंबई में आज से G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक होगी शुरू। बैठक में 107 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना। RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में G20 विज्ञान सहभागिता से जुड़े मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान RIIG की विषय वस्तु एक न्याय संगत समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेहसाणा के निकट देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे। ये सैनिक स्कूल मेहसाणा शहर से 11 किलोमीटर दूर बोरियावी गांव में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। शिव आस्था और भक्ति का पवित्र श्रावण मास आज से शुरू हो गया है। भोले भंडारी का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव की नगरी वाराणसी में सुबह से ही विश्वविख्यात काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। महादेव की नगरी काशी में भी जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। काशी में भक्तों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में 7 पुजारियों ने मुख्यमंत्री को हवन कराया।
अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में चंदनवाली नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और वहां अमरनाथ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं और तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की। एनआईए ने महाराष्ट्र स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के अनुसार मुंबई, ठाणे और पुणे में इसके छापों के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान लगातार जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकानों में लगी आग पर देर रात काबू पा लिया गया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सुनील तटकरे पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वो जयंत पाटिल की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी ऐलान किया कि अनिल भाईदास पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के मुख्य सचेतक होंगे। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते अपना काम कर रहा हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कार्रवाई की गई है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को लिखे पत्र में इसकी सिफारिश की थी। इससे पहले एनसीपी अनुशासन समिति ने पार्टी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। केरल में मानसून में तेजी आने से राज्य में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य भर में 2 दिन बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान कट्टरपंथियों के एक समूह द्वारा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाने और तोड़फोड़ की खबर है। सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। वहीं नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। बहुचर्चित 2016 स्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट सोमवार से हाईटेक हो गया है। 73 साल के इतिहास में अब भारतीय न्यायपालिका के पूरी तरह हाईटेक होने की शुरुआत हो गई है। मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक मौजूदा हालात को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली अलवर रैपिड रेल प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार की ओर से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आपके पास विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए पैसा है, पर इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। अतीक अशरफ पुलिस हिरासत में हत्या की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 जुलाई तक चली। कोर्ट ने कहा, हम किसी खास केस नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार पर विचार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फंड ऑफ फंड्स क्रेडिट वृद्धि योजनाओं और सुशासन पर तीव्र फोकस के बहुआयामी दृष्टिकोण की वकालत की। लेखा परीक्षकों के वित्तीय गणना के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक विलय के बाद IDFC फर्स्ट बैंक का प्रति शेयर बुक वैल्यू 4.9% बढ़ जाएगा। रिलायंस जियो ने सोमवार को भारत का सबसे किफायती 4G फोन जियो भारत B2 सिर्फ 999 रुपए में लॉन्च किया। कंपनी का कहना है कि ये बेसिक फीचर फोन है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें इंटरनेट भी चलाया जा सकता है। काबो ग्लोबल मार्केट्स के स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंजर ट्रेडेड फंड के आवेदन दाखिल करने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजर कॉइनबेस ग्लोबल के शेयरों में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई। विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी
2005 में 2% से बढ़ाकर 2022 में 4.4% कर दी। भारत 2030 तक माल निर्यात में 12% की वृद्धि हासिल करने के लिए मैसिव फ्रैंकफर्ट गल्फूड और कैंटन फेयर की तर्ज पर खाद्य, कपड़ा और ऑटो घटकों के लिए मेगा व्यापार मेलों पर विचार कर रहा है। टाटा समूह ने नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करते हुए यूके में बैटरी प्लांट की योजना का संकेत दिया। लिंक्डइन पर डाले गए नौकरी विज्ञापन टाटा के बैटरी सेल ऑपरेशन एग्रेटस के लिए हैं और 2 कारखाने भारत और यूरोप में होंगे। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने कहा कि अमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। टाटा मोटर्स ने कहा कि वो 17 जुलाई से अपने ई वाहन सहित सभी यात्री वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। सभी मॉडलों और वेरिएंट में औसतन 0.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू वाहन निर्माता टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड और हीरो मोटोकॉर्प शॉप फ्लोर में अधिक महिलाओं को रोजगार देने के अभियान में तेजी ला रहे हैं, क्योंकि वो विविधता को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और एक्सप्रेस 100 का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। जापानी ऑटो प्रमुख होंडा कोर्स इंडिया ने अपनी आगामी नई मध्यम एसयूवी एलिवेटर के लिए प्री लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने पिछले महीने एलिवेट को लॉन्च किया था, जिसकी बिक्री इस साल सितंबर में त्योहारी सीजन के दौरान शुरू होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान हरित अर्थव्यवस्था, इंडोनेशियाई लोगों के लिए व्यापार वीजा में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में ड्रोन हमले किए। इन हमलों में कम से कम 8 फलस्तीनी मारे गए, लगभग 100 अन्य घायल हो गए। इजरायली सैनिक सोमवार सुबह जन शरणार्थी शिविर में घुसे और इलाके में बीते 1 साल का सबसे बड़ा अभियान चलाया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 8 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य जख्मी हुए हैं। फ्रांस में पुलिस फायरिंग में किशोर नाहिल की मौत के बाद से पूरे देश में भड़की हिंसा के 7वें दिन हिंसा जारी रही। ताजा घटनाक्रम में हिंसा के आरोप में 160 लोगों को गिरफ्तार किया, 300 से ज्यादा वाहन चलाए गए और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। फ्रांस में बीते 7 दिनों में बिगड़े सामाजिक वातावरण में सुधार के लिए सोमवार को हजारों लोगों ने एकता प्रदर्शित करने वाले जुलूस निकाले गए। ये जुलूस सामुदायिक भवनों से निकाले गए, जिन्हें दंगे के दौरान निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधते हुए जेल में डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने जो कुछ भी घटा वो उनकी गिरफ्तारी की साजिश की शुरुआत थी।
इमरान खान ने ये बात पाकिस्तानी अवाम को संबोधित करते हुए अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामलों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर ड्रोन से हमले किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले में आवासीय इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाली वायु रक्षा प्रणालियां नहीं है। हम अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हर संभव और असंभव प्रयास करेंगे। राजनीतिक समूहों के साथ बैठक के बाद फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवस्था बहाल करना प्राथमिकता है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर विचार करने का समय आ गया है। पिछले मंगलवार को नैनचेरे के उपनगर में जब पुलिस ने 17 वर्षीय नाहिल की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके परिणाम स्वरूप पूरे फ्रांस में सड़कों पर गुस्सा फैल गया। रविवार को अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण में बवंडर और तूफान के बाद कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। आपातकालीन अधिकारियों ने क्षेत्र में एक की मौत की पुष्टि की और घायलों को हवाई मार्ग से अस्पताल ले जाया गया। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि तुर्की स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर तुर्की अपना विरोध नहीं हटाएगा जब तक कि वो उन समूहों को पनाह देना बंद नहीं कर देता जिन्हें अंकारा आतंकवादी मानता है। स्वीडन और फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सैन्य गुटनिरपेक्षता की लंबे समय से चली आ रही नीतियों को छोड़कर पिछले साल नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा अभी तक रूसी हमलों से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं, जैसा कि उन्होंने आवासीय भवनों और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की इमारतों को निशाना बनाकर उन पर एक और आतंकवादी हमला किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जेनिन में देश के सैन्य अभियान को इजरायल के लोगों में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए जब तक आवश्यक होगी जारी रहेगी। मध्य इजरायल में सुरक्षा निकायों के इजरायली प्रमुखों के साथ एक बैठक के बाद नेतन्याहू ने 20 सालों में सबसे बड़े वेस्ट बैंक ऑपरेशन को उचित ठहराया। सीरिया के राजनीतिक विश्लेषक सिनान हसन ने कहा कि अमेरिका का तथाकथित आतंकवाद विरोधी अभियान सीरिया में उसके अवैध अस्तित्व का एक बहाना है। मानवाधिकार संगठनों ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव को एक पत्र भेजा जिसमें पेंटागन ने से सीरिया में अमेरिकी सैन्य हवाई हमलों में नागरिकों की मौत की पारदर्शी और जोरदार जांच करने का आग्रह किया। सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और कुवैत की फुटबॉल टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये खिताबी मुकाबला बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेला जाएगा। गत चैंपियन भारत फाइनल में जब कुवैत के खिलाफ उतरेगा तो उसकी नजरें अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखकर 9वां खिताब जीतने पर लगी होंगी। गुजरात के आर्यन नेहरा ने सोमवार को हैदराबाद में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र ने भी महिलाओं की 200 मीटर मेडले में 2.2115 के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और वहीं पिछला रिकॉर्ड रचा मिश्रा ने 2010 में बनाया था। 7वीं वरीयता प्राप्त महिला टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ महिला एकल के पहले ही दौर में हारकर विंबलडन से बाहर हो गई। गॉफ को उनकी हमवतन खिलाड़ी सोफिया केनिन ने मात दी। 7 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस विलियम्स को भी विंबलडन के पहले दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। मैच के दौरान चोट से जूझ रही वीनस को यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने हराया। विश्व नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल के पहले दौर के मैच में जोकोविच ने अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन को मात दी। चौथा वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कैस्पर रड ने भी विंबलडन के दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली। पहले दौर में मुकाबले में रड को अपने प्रतिद्वंदी को हराया।
अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को विंबलडन के दूसरे दौर में अपनी जगह बनाई। जेसिका ने पहले दौर के मुकाबले में हमवतन लॉरेन डेविस को हराया। पुरुष एकल वर्ग में 7वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रूबलेव ने विंबलडन के दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में रूबलेव ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पर्सेल को हराया। विंबलडन में 8 बार के चैंपियन रोजर फेडरर की उपलब्धियों का आज सेंटर कोर्ट पर एक विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इंग्लैंड और लिवरपूल के पूर्व मिडफील्डर स्टीवन जेरार्ड को सऊदी अरब की टीम अल इत्तेफाक ने अपना मैनेजर नियुक्त किया। जेरार्ड ने सऊदी क्लब के साथ 2 साल का अनुबंध किया है। पुर्तगाली खिलाड़ी जोटा ने सेल्टिक को छोड़कर सऊदी अरब की टीम अल इत्तेहाद का दामन थाम लिया। अब वो सऊदी प्रो लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेडन मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है कि लॉर्ड्स में दूसरे एशेज टेस्ट के 5वें दिन जॉनी बेयरस्टो के विवादास्पद आउट से उनकी टीम आहत हुई है। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर 6 मुकाबले में नीदरलैंड ने ओमान को 74 रन से हराकर विश्व कप क्वालिफिकेशन के लिए अपनी दावेदारी बनाए रखी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्म में फिर से काम करते नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की सुपरहिट फिल्म सत्या के प्रदर्शन के 25 साल पूरे हुए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओ माई गॉड 2 का नया पोस्टर रिलीज हुआ। बॉलीवुड के माचो हीरो जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट 11 जनवरी 2024 को होगी रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की आने वाली फिल्म VD 18 31 मई 2024 को होगी रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत धर्मा प्रोडक्शन की एक्शन फिल्म योद्धा 15 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म ने 5वें सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड स्टूडियो फिल्म है। क्रिस्टोफर नोलन अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ओपनहाइमर की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। यूनिवर्सल पिक्चर्स और फिल्म ओपनहाइमर के निर्माता ने भारत में आईमैक्स थिएटरों में एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो के नाती लिएंड्रो डी नारो का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी कल शाम एक मूवी थिएटर पहुंचे जहां उनकी फिल्म सत्य प्रेम की कथा की स्क्रीनिंग खत्म होने वाली थी। बड़ी स्क्रीन के सामने दर्शकों ने बड़े होकर उनका अभिनंदन किया। खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग जोरों शोरों से साउथ अफ्रीका के केप टाउन में चल रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सोनू सूद डोसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करने की भी बात कही। और सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 इसी साल 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। गदर में ओम पुरी ने अपनी आवाज दी थी, उनकी जगह अब नाना पाटेकर अपनी दमदार आवाज से फिल्म को पावरफुल बनाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आज का एजेंडा।